नवम निकेतन माध्यमिक विद्यालय महाराणा मुंडवा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा सप्तमी सामाजिक विज्ञान के अध्याय 3 का प्रकरण। अगला प्रकरण है खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समय के नजदीक से एक नजर, यानी इसमें एक तुलना की गई है अलाउद्दीन खिलजी की और मोहम्मद तुगलक की। तो उसमें बताया गया कि दिल्ली जैसे बड़े साम्राज्य को एक विश्वसनीय सूबेदार और प्रशासकों की आवश्यकता होती थी। उसमें खास तौर से इल्तुतमिश, जिसने प्रशासकों और जमींदारों के स्थान पर गुलामों को अधिक महत्व दिया था। फारसी भाषा में इसको बदगा कहा जाता है। फारसी भाषा में गुलाम को बंदगा कहा जाता है। गुलाम एक ऐसा होता था जो सम्राट का बहुत ही विश्वसनीय होता था और यह गुलाम के बेटों से भी अधिक होता था। इसको एक उच्च पद दिया जाता था और यह सम्राट के अन्य कार्यों और प्रशासक के कार्यों में सलाह एवं उनको सलाह दिया करते थे। तो इस तरह से गुलाम का बहुत ही महत्व होता था, लेकिन इसके लिए भी उन्होंने एक परंपरा बना रखी थी जिससे कि वो वंश के अनुसार ना होकर के आगे उनको बदला भी जा सकता। खलजी व तुगलक शासक बदगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाया जाता था, जिससे सूबेदार और सेनापति जैसे पद दिए जाते थे। यानी ये पद किसको दिए जाते थे? गुलामों को। इसमें जो आश्रित शब्द आया, तो आश्रित शब्द का मतलब होता है जो दूसरे पर संरक्षण, दूसरे पर आश्रित हो, यानी कोई किसी दूसरे पर निर्भर रहना, उसको आश्रित कहते हैं। तो इससे जो खलजी और तुगलक शासक दोनों ने इस्तेमाल किए थे गुलाम को, तो ऊंचे पदों पर बिठाया जाता था, जिससे कई लोगों में टकराव भी होता था और जो दूसरे उत्तराधिकारी आते थे तो उनमें भी टकराव होता था, क्योंकि ये गुलाम जो होते थे अपने सम्राट के प्रति तो बहुत ही वफादार और विश्वसनीय रहते थे, लेकिन दूसरे जो आते थे तो उनके ऊपर जो विश्वास होता था वो इतना नहीं होता था, जिस कारण से उनमें टकराव होता था। एक बार फारसी त्वारिख में भी लिखा गया है कि इससे कारण से अलाउद्दीन खिलजी की आलोचना भी की गई है कि जो निम्न वर्ग के जो लोग होते थे वो उनको उच्च पदों पर बैठा दिया जाता था और जो ऊंचे जो लोग होते थे उनको उच्च पद नहीं दिए जाते थे, जिस कारण से उनमें टकराव पैदा हो जाता था और इस कारण से अर्थव्यवस्था भी उनकी सही नहीं हो पाती थी, जिससे साम्राज्य में थोड़ी अर्थव्यवस्था भी कमजोर रहती थी, जिससे खलजी की आलोचना की गई है त्वारिख में। त्वारिख शब्द ये पहले भी आया गया है। त्वारिख ये भी फारसी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। यानी इतिहास जो लिखते थे उसमें ये लिखा गया है कि खलजी जो थे उनको अर्थव्यवस्था और गुलामों के कारण उनकी आलोचना की गई है, क्योंकि उनमें अर्थव्यवस्था फिर साम्राज्य में थोड़ी कमजोर हो जाती थी और जिस कारण से उनमें टकराव भी पैदा हो जाता था। खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया गया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे, यानी कुछ इलाके जो सम्राट मिलाकर उनके ऊपर किसी एक को नियुक्त करते थे तो वो इक्ता, जो इलाके थे वो इक्ता कहलाते थे, और इनके ऊपर जो नियुक्त किया जाता था उन्हें संभालने वाले को, अधिकारी को इक्तदार या मुफ्ती कहे जाते थे। यानी उन इलाकों को संभालने वाला जो होता था, प्रमुख होता था, उस अधिकारी को इक्तार या मुफ्ती कहते थे। मुफ्ती का फर्ज था कि सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों यानी अपने इलाकों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। इनके अलावा भी इनकी और ये कार्य था कि वे वहाँ के जो लोग होते थे, किसान होते थे, उनसे कर वसूल करना और उन कर की व्यवस्था को बनाए रखना। वह उन कर से ही अपने सैनिक, क्योंकि जो इलाका होता था उनमें कुछ सैनिक भी रखे जाते थे, तो उन सैनिकों की तनख्वाह भी वो उन किसानों से जो कर वसूल करते थे उनके माध्यम से ही वो अपने सैनिकों की तनख्वाह लेते थे। इसके साथ ही अब इनके ऊपर भी जो इक्तदार या मुफ्ती होते थे उनको भी सही रखने के लिए वहाँ खलजी और तुगलक ने जो योजना थी वो थी कि इनको भी वंश के अनुसार न रखा जाता था, इनको भी समय समय पर अलग अलग भागों में भेज दिया जाता था, यानी इनका स्थानांतरण कर दिया जाता था कि कभी इस इलाके में भेज दिया था तो कभी दूसरे इलाके में उनको भेजा जाता, जिससे उनका स्थानांतरण हो जाता था, वह स्थायी रूप से नहीं रह पाते थे।
इनके ऊपर भी कि ये कर सही ढंग से वसूल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसका का वो क्या कर रहे हैं, तो उनका हिसाब रखने के लिए भी वहाँ पर एक अधिकारी को नियुक्त किया जाता था। वो अधिकारी इनके ऊपर रहता था और इनकी जो कर्ज वगैरह जो भी इनका कार्य था उनकी देख रेख करते थे। और इनके साथ में वो ये भी ध्यान रखते थे कि इनकी सेनाएं कितनी थी, वो सेनाओं को सैनिकों को तनख्वाह या वेतन कितना देते थे। तो इस तरह से ये इनका जो प्रशासक का कार्य था ये चलता रहता था। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया था। यानी वहाँ के जो जमींदार और सामंत है तो उनको भी अपने आगे झुकने के लिए उनको मजबूर कर दिया गया था। यानी उनको भी एक प्रकार का कर देना पड़ता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के बिना निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया था। यानी भू राजस्व का जो कार्य था वो राज्य अपने अधीन कर लिया गया था। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया था, क्योंकि पहले जो सामंत थे वो कर वसूल करते थे और वो आगे भेजते थे, लेकिन सामंतों से ही अधिकार बाद में छीन लिया गया था। सीधा प्रशासन के पास में था, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया था। तो इस प्रकार से उस समय दिल्ली के जो सुल्तान थे तो उन्होंने आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में कर लेने के बाद में सामंतों और अमीरों और जमींदारों से भी ये अधिकार छीन लिया गया था। और वो कर राजस्व जो कर था वो खुद ही वसूल करते थे और उनको खुद को भी एक प्रकार का कर देना पड़ता था। उस समय 3 प्रकार के कर लगाए जाते थे। तो वो पहला कर था कृषि पर। कृषि पर जो कर लगाया जाता था वो किसानों से, किसान जो उपज पैदावार करते थे उनका 50% भाग उनको कर के रूप में देना पड़ता था, उसको खराज कहते थे। दूसरा जो कर था वो था मवेशियों पर। मवेशियों पर यानी जो पशुओं पर कर लगाया जाता था। तीसरा जो कर था वो था घरों पर। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के कर उस समय प्रचलित थे और इन करों से जो आय प्राप्त होती थी वो अपने साम्राज्य की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए काम में लेते थे। तो देखते हैं कि चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसओक्सियाना आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा था, यानी उनका सामना करना पड़ा था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन कालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोल के धावे बढ़ गए थे। यानी उस समय उनके ऊपर बहुत सारे आक्रमण हुए थे। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी थी और ये इतनी बड़ी सेना को संभालना रखना एक चुनौतीपूर्ण था। तो अब आइए हम आगे देखते हैं कि इन दोनों की तुलना हम करते हैं कि इनमें दोनों में क्या समानता थी और क्या असमानता थी। देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक दोनों की तुलना करते हैं। तो इसमें 1299, 1300 ईस्वी, 1302 से 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जो आक्रमण किए थे उसके लिए उसको एक विशाल सेना इकट्ठी करनी पड़ी थी, यानी विशाल सेना अपने पास में रखनी पड़ी थी। इधर हम देखते हैं तो मंगोल सेना को परास्त मोहम्मद तुगलक ने मंगोल सेना को परास्त किया था और उसी समय तो ट्रांसओक्सियाना पर आक्रमण भी की योजना भी बनाई थी और वह सफल हुआ था। दूसरा जो पॉइंट हमारा है वो गैरिसन शहर बनाया। गैरिसन शहर यानी सैनिक टुकड़ियों का रहने का जो स्थान होता था उसे गैरिसन शहर कहते थे। वहाँ सैनिक रहते थे, सैनिकों के रहने का जो स्थान, तो उसको भी बनाया गया था और वहाँ सैनिकों को रखा जाता था और सैनिकों को आक्रमण के लिए उन्हें तैयार किया जाता था। इधर दहली कुहाना को मोहम्मद तुगलक ने दहली कुहाना को खाली करवा दिया गया था। वहाँ के जो निवासी थे उनको वहाँ से खाली करवा दिया गया था और उनको बाद में दौलताबाद नई राजधानी बने उसमें दौलताबाद भेजा गया था। इसे भी उसको सफलता नहीं मिली थी। तीसरा जो पॉइंट है तो उसमें हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने सेना का पेट भरने के लिए उसको पैदावार अधिक करने की भी आवश्यकता हुई थी। तो उसने गंगा यमुना के बीच की जो भूमि थी तो वहाँ उसने कृषि पैदावार को बढ़ावा देकर वहाँ कृषि करवाई किसानों से, जिससे उसको आमदनी प्राप्त हुई थी। और वहाँ पर एक कर भी लगाया गया था
जिसमें किसानों से 50 उसके उपज का 50% कर के रूप में लिया जाता था और वो किसानों से कर लेकर और अपने सैनिकों को पेट भरने की जो पूर्ति थी उसको पूरा किया था। इधर हम देखते हैं तो मोहम्मद तुगलक ने अतिरिक्त कर भी लगाया था, लेकिन उसी समय उसको एक अकाल पड़ गया था जिस कारण से उसमें सफलता उसको नहीं मिली थी। उसने भी वहां पर किसानों के ऊपर एक कर लगा दिया गया था, लेकिन वो कर वो समय पर नहीं चुका पाए क्योंकि उस समय वहां भी अकाल पड़ गया था। चौथा पॉइंट हम देखते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी ने नगद वेतन यानी किस जो सैनिक थे तो सैनिकों को नगद वेतन देने की योजना बनाई थी और वो नगद वेतन देने लगा था। लेकिन जब नगद वेतन लेकर सैनिक बाजार में जाते थे तो वो व्यापारी से जो सामान खरीदते थे तो उन सामानों को खरीदने वो सोचते थे कि कीमतें बढ़ जाएगी। इसी आशंका को ध्यान में रखते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने वहाँ के जो व्यापारी थे तो उनकी कीमतों पर नियंत्रण करने के लिए उन्होंने कीमतों को बराबर कर दिया गया था ताकि नियंत्रण बना रहे, बाजार में कोई अव्यवस्था न फैले और कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया। और जो उन नियंत्रण यानी सही कीमतों पर नहीं देते थे, तोल भाव सही नहीं करते थे, उनको सजा भी दी जाती थी। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में इस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था थी। इधर हम देखते हैं कि मोहम्मद तुगलक ने नगद वेतन देना तो उन्होंने भी शुरू कर दिया था, परंतु उसने एक नई मुद्रा शुरू कर दी थी जिसको टोकन यानी सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। यानी सोने चांदी के सिक्के ना करके एक अन्य धातु के सिक्के भी उसने प्रचलन में चला दिए गए थे, जिससे वहाँ की जनता के मन में कुछ लोभ आ गया था और उन्होंने जो सोने चांदी के सिक्के थे वैसे ही उन्होंने जाली सिक्के बनाने भी प्रारंभ कर दिए थे और जब वो कर चुकाते थे तो वो जाली सिक्के वो कर के रूप में देते थे, जिससे भी मोहम्मद तुगलक को नुकसान हुआ था और उसकी प्रशासनिक व्यवस्था असफल रही थी। पांचवा जो हमारा पॉइंट है वो है प्रशासनिक कदम, यानी अलाउद्दीन खिलजी के जो प्रशासनिक कदम है वो सफल रहे थे। उन्होंने कीमतें जो निर्धारण की थी व्यापारियों से, उन्होंने एक लिस्ट भी बनाकर रखी थी जो दुकानों के बाहर पर चिपकाई जाती थी। तो यानी कीमतों में कमी, जो कीमत निर्धारित की गई थी उसी कीमत के आधार पर वस्तुओं को बेचा जाता था और बाजार नियंत्रण रहता था। तो कुल मिलाकर अलाउद्दीन खिलजी की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी तो वो उसने जो प्रशासनिक व्यवस्था में जो कदम उठाए थे यानी जो योजनाएं बनाई थी वो सारी सफल रही थी। और मोहम्मद तुगलक ने जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसके वो कदम जो उसने प्रशासनिक योजना जो बनाई थी वो असफल रही थी, क्योंकि जो उसने दूसरा बनाया था कि राजधानी परिवर्तन, तो राजधानी परिवर्तन उसके लिए हानिकारक भी रहा था, जिससे जनता में आक्रोश भी पैदा हो गया था। यानी वहाँ के जो लोग थे वो नाराज हो गए थे क्योंकि लोगों को इधर से उधर जाना पड़ा था, अपना सामान इधर से उधर ले जाना पड़ा था, इस कारण से भी लोग नाराज थे। और करों में वृद्धि, गंगा यमुना के दोआब में अकाल पड़ने से भी जनता नाराज थी क्योंकि अकाल पड़ गया था तो वो कर नहीं चुका पा रहे थे और कर चुकाने के लिए उनको परेशान किया जा रहा था। तो इस तरह से वहाँ की जनता जो थी वो बगावत पर उतर आई थी, यानी सम्राट के प्रति वो बगावत पर उतर आई थी। तो मोहम्मद तुगलक को टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी थी, जो मुद्रा सांकेतिक मुद्रा जो उसने चलाई थी उस मुद्रा को भी उसने वापस लिया था। तो इस तरह से हम दोनों की तुलना करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी की प्रशासनिक व्यवस्था जो थी उसने योजनाएं बनाई थी वो काफी हद तक सफल रही थी और इसके लिए इतिहासकारों ने अलाउद्दीन खिलजी की प्रशंसा भी की है। और मोहम्मद तुगलक ने जो प्रशासनिक व्यवस्था बनाई थी तो वो व्यवस्थाएं उसकी असफल रही थी, इस कारण से इसकी आलोचना भी की जाती है। आज जो हमने पढ़ा है दोनों की तुलना की गई है खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन की, तो उसको ध्यान में रखते हुए पाठ का कुछ सारांश मैंने आपको बताया है। तो उस सारांश में से ही कुछ प्रश्न मैंने यहाँ लिखे हैं, तो आप इन प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करें। तो पहला प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा क्या थी? तो इसका उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, किसके शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ? तीसरा जो प्रश्न है वो है, एकता से क्या आशय है? जो अभी मैंने आपको बताया था, तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं। चौथा जो प्रश्न है, मोहम्मद तुगलक की नई राजधानी कौन सी थी? ये अभी हमने तुलना की थी दोनों की, तो उसमें ये आया था। पांचवा जो प्रश्न है, खराज का क्या आशय है? तो ये भी अभी जो सारांश बताया था, तुलना की थी, उसमें भी आया था। तो इन प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करें और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन प्रश्नों के उत्तर बहुत आसानी से दे पाएंगे। धन्यवाद।